इस विद्यालय के प्रबंधक महोदया, प्राचार्य महोदया, सम्माननीय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, हर्ष का विषय है कि आज आपसे कुछ बातचीत करने का अवसर मिला है। इसके लिए इस विद्यालय के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। समय थोड़ा कम है। दरअसल जब मैं खड़ा होता हूँ तो मिनिमम 50 मिनट तो बोलता ही हूँ, लेकिन आज मुझे कहा गया है कि आपको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। तो कंप्यूटर की भाषा में कहें तो जिप फाइल बनाता हूँ, और साहित्य की भाषा में कहें तो उन्होंने कहा कि गागर में छागर भर दीजिए। मुश्किल है। यहाँ मैं कुछ बातें जो करना चाहूँगा वो अभिभावकों के लिए और प्यारे बच्चों के लिए, दोनों के लिए वो समान रूप से मेरे ख्याल से कुछ लाभप्रद होंगी। यहाँ पर शैलेंद्र जी ने बड़े बड़े विश्व के अच्छे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बफेलो जैसे विश्वविद्यालयों के नाम लिए, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि मेरी शिक्षा दीक्षा डाटपट्टी वाले स्कूल में हुई थी, और आज देश की टॉप क्लास एकेडमीज में प्रशिक्षण का जो अवसर मिला है, तो मैं एक चीज़ तो नहीं मानता हूँ कि बहुत अच्छी सुविधा रहे, बहुत अच्छा कॉलेज रहे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कहीं से भी आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते आप अपने अंदर के जो पोटेंशियल है, जिसको कहते हैं अपने अंदर की क्षमता है, उसकी पहचान कर लें। साथियों, उसकी क्षमता की पहचान 2-3 तरह से होती है। एक तो पेरेंट्स कर लेते हैं, विद्यालय के गुरुजन कर लेते हैं, या सेल्फ इंट्यूशन होता है कि हमें ये पोटेंशियल है। तो तीनों तरह के मानदंडों को एक्सप्लोर करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आप पे भी लागू होती है और विद्यार्थियों पे भी लागू होती है, विद्यार्थियों को कहते हैं डिसाइपल, शिष्य, विद्यार्थी। और साथियों, ये ग्रीक वर्ड के डिसिप्लिन से आया है। अगर हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो हम शिखर पे कभी नहीं पहुंच सकते। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो अनुशासित न रहा हो, डिसिप्लिन न रहा हो और शिखर पे पहुंच गया हो। और महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में पहला सूत्र कहते हैं, अथ योगानुशासनम। शिखर पे पहुंचने के लिए, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहली शर्त है अनुशासन। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है, शिखर पे पहुंचने की कल्पना भी मत कीजिए। अगर शिखर पे पहुंचने का स्वप्न है, तो मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करता हूं और अपने प्यारे विद्यार्थियों से भी अनुरोध करता हूं कि जिंदगी में सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन में विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला सूत्र है कि कम से कम सूरज उठने से पहले तो उठ जाएं। प्रकृति के अगेंस्ट में आप चलेंगे, कभी शिखर पे पहुंचना नहीं हो पाएगा। जो विद्यार्थी सूरज उदय होने के बाद उठता है ना, वो विद्यार्थी कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है, जान लीजिए। हमें पिताजी झापड़ मार के 3:30 बजे जगा देते थे, और जब मैं उठ जाता था तो 4 बजे कम से कम पढ़ने की स्थिति में मैं आ जाता था। और अभी ये आदत बनी हुई है, अब मुझे कुछ भी ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं होता, लेकिन अभी भी मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। तो एक डिसिप्लिन अगर आपके लाइफ में है, अनुशासन है, तो आपका लक्ष्य बहुत आसान हो जाता है। ये मैं अनुभव से कर रहा हूँ, ये किताबों की बात नहीं है, अपने अनुभव, अपने जीवन अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए भी और अपने विद्यार्थियों के लिए भी, स्वास्थ्य। अनुशासित रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अनुशासित नहीं रहेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। और मैं स्वास्थ्य की बात क्यों कर रहा हूँ कि स्वस्थ शरीर से ही सब कुछ संभव है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर मुश्किल है लक्ष्य को प्राप्त करना। साथियों, आज स्वास्थ्य को मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। शुरू में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वस्थ व्यक्ति के 2 पैरामीटर, 2 मानक रखे थे, फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग, यानी शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। लेकिन बहुत लंबे समय से ये देखा गया कि समाज का व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ तो है, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति का होता जा रहा है। तो WHO ने अपने आप को फिर से
सर्वेक्षण कराया, उस पर अनुसंधान कराया, तो तीसरा पैरामीटर, तीसरा मानक डाला सोशल वेलबीइंग। अब आपके पास 3 मानक हो गए, फिजिकल वेलबीइंग, मेंटल वेलबीइंग एंड सोशल वेलबीइंग, यानी शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहे। अगर आप सामाजिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो आपके अंदर अपराधी प्रवृत्ति नहीं पैदा होगी। और मैं आपको बता दूं, सोशल वेलबीइंग का सबसे सरल डायग्नोसिस ये है, अगर आपके मन में कभी भी ये भाव आ गया कि उसकी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद क्यों, यानी मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद क्यों, इसका मतलब आप सोशली वेलबीइंग नहीं है। अरे उसके पास तो आईफोन है, इसका मतलब है कि आप सोशली वेलबीइंग नहीं है। आप हैं, कोई दूसरा, वो दूसरा है। तो आप कंपेयर मत कीजिए। अगर कंपेयर करना है तो अच्छे सपने देखिए, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को से अपनी तुलना कीजिए जो शिखर पे हैं। वो तुलना तो उचित है, लेकिन किसी के आईफोन से, किसी की सफेद साड़ी से, किसी के RDQ7 से ये तुलना ठीक नहीं, ये तुलना आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी। तो जो व्यक्ति सोशली वेलबीइंग होता है वो आप ये इस तरह के ईर्ष्या द्वेष में बिल्कुल नहीं फंसता। और साथियों, WHO वेलबीइंग और चौथा स्पिरिचुअल वेलबीइंग, और ये स्पिरिचुअल वेलबीइंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज पूरे विश्व में सर्वाधिक वायलेंस, सर्वाधिक हिंसा धर्म के नाम पर हो रही है साथियों। सिर्फ इसलिए हो रही है कि स्पिरिचुअल वेलबीइंग की जो तासीर है वो हमारी समझ में अभी तक नहीं आई। दरअसल स्पिरिचुअल वेलबीइंग क्या है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपके व्यक्तित्व में आखिरी चीज जोड़ता है, और वही जुड़ाव आपके व्यक्तित्व को विकसित करता हुआ आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। साथियों, आप चाहे टेलीविजन देखते हो, चाहे डिबेट देखते हो, ताल ठोक के देखते हो, धर्म पे बड़ी झंझट वाले डिबेट्स होते हैं। दरअसल धर्म और आध्यात्म को जब सत्य से आप जान लेते हो तो आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी चीज जुड़ जाती है जो आपके व्यक्तित्व विकास की अनंत संभावनाएं खोल देती है। और यहाँ पर मैं 2 चीजें बता देता हूँ बहुत संक्षिप्त में, जो हमारे अभिभावकों की भी बड़ी काम की चीज है और हमारे विद्यार्थियों की भी बड़ी काम की चीज है। आध्यात्म का मतलब कोई पूजा पाठ नहीं है। आध्यात्म का सिर्फ मतलब ये है कि टू नो अबाउट योरसेल्फ, अपने आप को जानना आध्यात्म है। आध्यात्म का जो केंद्र बिंदु है वो आत्मतत्व है, अपने आप को जानना है। और धर्म का केंद्र बिंदु है परमात्मा तत्व को जानना। अगर परमात्मा तत्व तो असीम है तो उसी का एक अंश आत्म तत्व है। इसके अलावा धर्म का कोई मतलब नहीं है। धर्म का केवल एक उद्देश्य है। पूरी दुनिया में तथाकथित 300 धर्म है। 300 धर्म केवल एक परमात्मा तत्व की चिंता करते हैं। वे ऑफ लाइफ कुछ हो, प्रार्थना के तरीके कुछ हो, लेकिन चिंतन एक ही है। एक परमात्मा तत्व की चिंतन करते हैं। उस सिद्धांत से देखा जाए तो धर्म एक ही हो सकता है, धर्म तो 2 नहीं हो सकते। और कहते हैं पूरी दुनिया में 300 धर्म है। ये 300 पंथ है, पाठ है, 300 खूंटियां हैं जिसपे हम अपने कोट टांगने की सहूलियत पा लेते हैं। धर्म तो एक ही हो सकता है। तो साथियों, अगर ये 2 चीज आप जान लें कि आत्म तत्व, आध्यात्म का केंद्र बिंदु आत्म तत्व है, टू नो अबाउट योरसेल्फ, और धर्म का केवल केंद्र बिंदु है परमात्मा तत्व के बारे में जानना। इसके अलावा जितने रिचुअल्स हैं वो सब पाथ हैं, वो सब मार्ग हैं, वो सब मंजिल नहीं है। और अगर हम पाथ में ही उलझे रहे, अगर हम मंजिल में ही उलझे रहे तो कभी भी मार्ग में ही उलझे रहे तो कभी मंजिल नहीं मिल सकती। तो इन 2 चीजों को सत्य से जाने और अपने इस स्पिरिचुअल वेलबीइंग को पुख्ता करते रहें। आप बेकार के रिचुअल्स में लग करके अपना वक्त बर्बाद न करें। तो स्वचिंतन, आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन दोनों एक ही चीज है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1 किलो सोने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, 1 ग्राम सोने की भी तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना, वैसा ही होगा। तो उसी तरीके से परमात्मा तत्व असीम ऊर्जा है और आपके अंदर जो तत्व है उसका एक अंश है। इसको संस्कृत में बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है। जरा सुनिए, सारी 300 धर्मों में ईश्वर की इस परिभाषा में किसी को कोई परहेज नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लामिक वे ऑफ लाइफ से हो, चाहे क्रिश्चियनिटी को जानता हो, चाहे बुद्ध से हो, चाहे महावीर, अनेक
दुनिया के 300 धर्म कृष्ण द्वारा दी गई परमात्मा तत्व की इस परिभाषा से सभी इत्तेफाक रखते हैं। इसे जरा सुनिए और सुन के ये चिंतन कीजिए कि आप 5000 वर्षों से कर क्या रहे हैं। साथियों, दो चीजों की बात मैं करता हूँ जो हमारे स्पिरिचुअल बीइंग को अच्छी तरीके से पुख्ता करता है और हमारे व्यक्तित्व विकास की अनंत संभावनाओं को खोल देता है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर धर्म को लेकर कंफ्यूज रहता है, व्यक्ति जीवन भर स्वयं को लेकर कंफ्यूज रहता है। तो ये दो चीजें आप जान लें। उसके बाद कुछ मैट्रिक्स विद्यार्थियों के लिए दूंगा। परमात्मा तत्व की जो परिभाषा की है वो इस तरीके से की है, ज्योतिषामत ज्योतिष तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हरि सर्वस्व विस्तृतम। जो ज्योतियों का परम ज्योति हो, जो नूरों का नूर हो, जो एब्सोल्यूट लाइट हो, वही परमात्मा तत्व है और आपके हृदय में वो निवास करता है। तो जो नूरों का नूर है वो अनलिमिटेड है, असीम ऊर्जा है, उसका एक अंश आपके अंदर है, इसीलिए हम होते हैं। वो ऊर्जा नहीं होती है तो हम नहीं होते हैं। साथियों, इस डिफिनेशन में न मंदिर है, न मस्जिद है, न चर्च है, न गुरुद्वारा है, न कोई पंथ है। ये एकदम यूं कहिए कि सत्य के साथ दी गई ये परिभाषा है और दुनिया के सारे धर्म इस बात से इत्तेफाक करते हैं। इस परिभाषा को दुनिया का कोई धर्म खारिज नहीं कर पाया। और दूसरी चीज की इसको एक्चुअलाइज कैसे करेंगे, ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा ऐसे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसानंदगामिनः परमं पुरुषम दिव्यम यागपार्थान चिंतयन्। अभ्यास योग से युक्त होता हुआ, और ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास योग से युक्त होता हुआ, चेतना को अन्यत्र न जाने देते हुए जो अहर्निश उसका चिंतन करता रहता है वह उसके अनुभव में आ जाता है। कोई अगर व्यक्ति यह बता दे कि ये परमात्मा तत्व है और ये ऐसे मिलेगा, और मैं नहीं समझता हूँ कि इन दोनों बातों में कहीं भी ये रिचुअल्स नहीं आया, कहीं अगरबत्ती फूल माला नहीं आई, कहीं अजान मंदिर नहीं आया, कोई मूर्ति नहीं आई। तो अगर हम सत्य को स्वयं को समझ लें और परमात्मा तत्व को समझ लें, साथियों, स्पिरिचुअल वेलबींग का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए शैलेंद्र जी ने भी बताया, गुरु के बारे में बताया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारू गुरु आपने गोविंद देव बताया। गुरु अपने आप में सबसे उच्च स्थान पे है। उसके बाद हमारे माता पिता वो हैं, तभी हम हैं। आज हमारा अस्तित्व इसीलिए है कि हमारे माता पिता हैं। तो कुल मिलाके अगर हम अपने पेरेंट्स को सम्मान न दे पाए, अपने गुरुजनों को सम्मान न दे पाए, तो यकीन मानिए शिखर पे जाना कभी नहीं होगा। यकीन मानिए, इसको लिख लीजिए। अगर हम अपने पेरेंट्स को सम्मान नहीं करते हैं, अपने गुरुजनों को सम्मान नहीं करते हैं, कोई विद्यार्थी कभी शिखर पे जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये वेद वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी इन दो लोगों का निरादर करके, दो लोगों का अपमान करके कभी भी कोई शिखर पे नहीं जा सकता। इसलिए बच्चों से मेरा अनुरोध है कि हमेशा अपने पेरेंट्स के प्रति, हमेशा अपने गुरुजनों के प्रति एक आदर का भाव रखें, और आदर का भाव ही नहीं, श्रद्धा का भाव रखें, उनके लिए समर्पण का भाव रखें। और जितना ये भाव रहेगा उतना ही आपके व्यक्तित्व का विकास अपने आप होता चला जाएगा। दो चीजें और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो बहुत व्यवहारिक है, और खासकर विद्यार्थियों के लिए। मैं आज ही एक बार देख रहा था तो मैं दंग रह गया कि लखनऊ में 4 आत्महत्याएं हुई। एक 27 वर्ष का सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला, पता नहीं उसने सुसाइड कर लिया। और जितने भी IITs हैं, कोई ऐसा वर्ष नहीं आता जिसमें एक बच्चा सुसाइड करने की खबर न देता। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों की महत्वाकांक्षाओं में और उनके एफर्ट्स में एक गैप बनता है, एक लंबी रिक्ति पैदा होती है। जो महत्वाकांक्षाएं खुद की होती हैं, बच्चों के लिए जो महत्वाकांक्षाएं उनके पेरेंट्स रखते हैं,
उन महत्वाकांक्षाओं में और उनके प्रयासों में बहुत अच्छा तालमेल अगर नहीं रहता है तो बच्चे जो है तनाव के शिकार होते हैं, और ये तनाव उनके व्यक्तित्व को क्या करता है, धीरे धीरे डिटोरिएट करता है। और ये डिटोरिएशन कहीं ना कहीं बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस ये सब पैदा करता है। तो बहुत व्यवहारिक बात, 3 बातें बताता हूँ आपके लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी। 3 चीजें जिसके जीवन में है उसके जीवन में उसका तनाव न्यूनतम रहेगा, मिनिमम रहेगा। तनाव से मुक्ति संभव नहीं है सर। जब तक सांस आ रही जा रही है तब तक स्ट्रेस जीवन का एक हिस्सा है। स्ट्रेस के साथ पूरी लाइफ हम लोग जीते हैं। तनाव से मुक्ति संभव नहीं है। इसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तनाव से मुक्ति संभव नहीं है। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। बहुत व्यवहारिक चीज बता रहा हूँ। एक तो करने के लिए काम हो आपके पास। अभिभावकों के लिए करने के लिए कोई न कोई काम है। विद्यार्थियों के लिए करने के लिए क्या है, पढ़ाई। करने के लिए काम हो और हॉबी एक हो जो उसको आप फुलफिलमेंट करते हो। ऐसी कोई हॉबी आपके पास जरूर होना चाहिए जिस हॉबी को आप फुलफिल करते हो। भला बताइए, गाना सुनना किसकी हॉबी है? जरा हाथ उठाइए। गाना सुनना हॉबी नहीं होती, पहले ध्यान रखिएगा। पहले हॉबी की ठीक से परिभाषा समझिए। गाना सुनना हॉबी नहीं है, गाना गाना हॉबी है। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हॉबी है, डांस करना हॉबी है, डांस देखना हॉबी नहीं है। मीन्स कोई चीज आप परफॉर्म करें वो हॉबी है। क्रिकेट खेलना हॉबी है, क्रिकेट देखना हॉबी नहीं है। ठीक है? तो अगर आप में से किसी के पास कोई हॉबी ना है तो उस हॉबी को डेवलप करें। करने के लिए काम हो, फुलफिलमेंट के लिए एक हॉबी हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आपकी 100% इमोशनल शेयरिंग होती हो। ध्यान से सुनिएगा, आपके लाइफ में कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आपकी 100% इमोशनल शेयरिंग हो। मे बी फादर, मे बी मदर, मे बी फ्रेंड्स, मे बी कलीग, मे बी बॉस, मे बी सबऑर्डिनेट। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो आपके जीवन में जिससे 100% इमोशनल शेयरिंग हो। ये तीनों चीजें जिसके पास होंगी उसके लाइफ में तनाव न्यूनतम रहेगा। इन तीनों में से एक चीज नहीं होगी, आप तनावग्रस्त रहेंगे। साथियों, ये बड़ी व्यवहारिक बात है, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 चीजों पे हमेशा ध्यान रखिएगा। अंत में विद्यार्थियों से, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उस लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। मैं अपने जानने वाले 3 परिवारों का जिक्र करना चाहूंगा। वो तीनों परिवार ऐसे हैं जिनके तीनों के बच्चे आज की तारीख में सिविल सर्वेंट हैं। एक जुड़वा बच्चे थे, एक IAS है, एक IRS है। आप में से बहुत लोग उनको जानते होंगे, किंजल और पिंजल को। बाराबंकी की DM थी पिंजल, अभी लखीमपुर में है, इस समय कहाँ है मुझे नहीं पता। पिंजल IRS है, डिप्टी कमिश्नर है। इनके पेरेंट्स, पिताजी एक एनकाउंटर में मार दिए गए थे, डिप्टी SP थे। मदर बच्चों को पाल रही थी और इतना सेक्रीफाइस था मदर का कि टेलीविजन बांध करके टाड़ पे रख दिया गया था। और बाद में मदर कैंसर पेशेंट हो गई थी। इसके बावजूद भी मदर तब तक नहीं सोती थी जब तक बच्चों की पढ़ने की लाइट जलती थी। वो ड्राइंग रूम में पत्रिका पढ़ती रहती थी, मैगजीन पढ़ती रहती थी। वो तब तक नहीं सोती थी जब तक दोनों बच्चियां लाइट ऑफ करके अपने बेडरूम में नहीं चली जाती थी, चाहे 12 बज जाए चाहे 2 बज जाए। बच्चियां कहती थी मम्मी तुम सो जाया करो, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बोले नहीं, आपको चाय की जरूरत पड़ सकती है तो मैं चाय बना के दे दूंगी। मतलब पेरेंट्स का सेक्रीफाइस देखिए। और हम क्या करते हैं, हम जो है सीरियल देख रहे होते हैं और बच्चों कहते हैं तुम जाके पढ़ो। ऐसे नहीं होता। ये तीनों परिवार के साथ मैंने देखा है कि तीनों परिवार के जो पेरेंट्स थे अपने बच्चों को गढ़ गढ़ के बनाया और अपने बच्चों के इस बनाने में उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया साहब वो वंदनीय है। ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और तीनों परिवारों के
एक बच्चा, एक ट्विंस और एक बेटा एक बेटी, यानी 3, 2, 2, 4, 1, 5, पांचों बच्चे सिविल सर्वेंट हैं आज। और उनके जो पेरेंट्स हैं उसमें कोई एक भी पेरेंट्स नहीं है जो राजपत्रित अधिकारी रहा हो। एक सामान्य किसान परिवार से थे, खेती बाड़ी अच्छी थी, ट्रैक्टर से खेत जोतते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। दूसरे छोटी नौकरी में थे और तीसरे थोड़ा बेहतर नौकरी में थे। लेकिन तीनों परिवार की जो जो तरीका था बच्चों को ग्रूमिंग करने का वो एक ही था, मतलब खुद को सेक्रीफाइस किया और बच्चों को शिखर पे ले जाने के लिए छोड़ दिया। तो साथियों, पेरेंट्स अपनी ड्यूटी का निर्वाह करें, विद्यार्थी सेट करे कि मुझे यहाँ बनना है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हो, जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। आज किसी भी बुक स्टॉल की दुकान पे जो बेस्ट सेलिंग बुक है उसका सेंट्रल आइडिया वही होता है, जो आप सोचते हो आप बन जाते हो। चाहे पाइलो क्यूलो की एल्केमिस्ट पढ़ लीजिए, चाहे बड़े सोच का बड़ा जादू पढ़ लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, सबका सेंट्रल आइडिया है कि आप जैसा सोचते हो आप वही बन जाते हो। साथियों, सोच का बहुत असर पड़ता है। लाइफ में एटीट्यूड मैटर्स, नजरिए का जिंदगी में बड़ा स्थान है। एक मिनट की कहानी सुन लीजिए। एक मकान बन रहा था जिसमें 3 राजगीर काम कर रहे थे। एक आदमी उधर से गुजरता है, पहले राजगीर से पूछता है, राजगीर समझते हैं ना मिस्त्री, पहले राजगीर से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? राजगीर ने तुनक के जवाब दिया, दिखाई नहीं पड़ता रोटी कमा रहा हूँ। तो बेचारा सहम गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो पहाड़ पे दूसरा राजगीर काम कर रहा था, उससे पूछा, भैया आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं ईंटों की चिनाई कर रहा हूँ। तीसरे पहाड़ पे गया, लंबी दीवार बन रही थी, उससे पूछा, भैया आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं खूबसूरत इमारत बना रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, तीनों से एक ही सवाल किया गया था, लेकिन तीनों के जवाब अलग अलग थे। आप भला बताइए किसका काम सबसे अच्छा रहा होगा? जिसने कहा कि वो खूबसूरत इमारत बना रहा है। साथियों, एटीट्यूड मैटर्स। जिंदगी के प्रति आप जैसा नजरिया रखेंगे, जिंदगी आपको वैसा रिटर्न दे देगी। जिंदगी के प्रति जैसा आप नजरिया रखेंगे, जिंदगी वैसा आपको रिटर्न दे देगी। तो साथियों, इन 4 पैरामीटर के आधार पर अपने को स्वस्थ बनाएं। फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। बच्चों को गुरु का आदर करें, अपने पेरेंट्स का आदर करें। कोई वजह नहीं है कि उनके आशीर्वाद ही इतने फलीभूत होते हैं कि आपको शिखर पे ले जाने के लिए मार्ग खोल देते हैं। आपको कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में ही मंदिर मस्जिद है। विद्यालय आपका मंदिर है, घर आपका मंदिर है। आप व्यर्थ में अपना समय बर्बाद न करें। आप फूल माला अगरबत्ती और 1.25 किलो लड्डू में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। साथियों, स्वयं को पहचानिए, परमात्मा तत्व को पहचानिए, सब कुछ मिल जाएगा। अंतिम बात, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। बच्चों के समझ में शायद ना आए, लेकिन पेरेंट्स के समझ में जरूर आएगा। कैसे हम डिरेल होते हैं, कैसे हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आता है, इस बात को एक मंत्र से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा अंतिम वक्तव्य होगा। व्यक्ति कैसे सहज था, ठीक था, कैसे असहज हो गया, कैसे तनाव में चला गया और कैसे उसने सुसाइड कर लिया। बस इस प्रक्रिया को अगर आप ठीक से जान लेंगे तो आप अपने बच्चों को हमेशा शिक्षित करते रहेंगे कि जहां से, इसको जरा ध्यान से सुनिए। हो सकता है हमारे अभिभावकों में एक लाइन में बोलूं तो अगली लाइन आप में से कोई न कोई बोल ही देगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट विश्व साहित्य में दूसरा नहीं मिलेगा। ये मैं तब कह रहा हूं जब आप गूगल सर्च के जमाने में हैं। व्यवहार विज्ञान का इससे बेहतर स्टेटमेंट विश्व साहित्य में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। अगली लाइन आप में से कोई बताएगा? ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् क्रोध सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी विषय विशेष का चिंतन करता है तब उसकी उस विषय विशेष में आसक्ति पैदा हो जाती है। जब तक विषयों का चिंतन नहीं करेंगे तब तक उसके प्रति आसक्ति पैदा नहीं होगी। और उसके बाद क्या होगा?
जब कोई व्यक्ति किसी विषय विशेष का चिंतन करता है तब उसकी उस विषय विशेष में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने के बाद क्या होता है? संगात संजायते कामः, तब उसके प्रति डिजायर पैदा होती है कि मिले। जैसे आईफोन 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 आपके दिमाग में चल रहा है, आप आईफोन का चिंतन कर रहे हैं तो उसके प्रति आसक्ति पैदा हो जाएगी, और जब आसक्ति पैदा होगी तब उस आईफोन के लिए डिजायर पैदा होगी। जब तक आईफोन नहीं मिल जाएगा तब तक उसके प्रति जो इच्छा अंदर से आती रहेगी। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। अगर आईफोन मिल गया आपको, आपके पेरेंट्स ने दिलवा दिया तो आप कंफर्ट जोन में आ गए, और नहीं मिला तो क्या हुआ? कामात् क्रोधो विजायते, आपको क्रोध पैदा हो जाएगा। देखिए इसकी लिंकिंग देखिए, सबसे पहले विषयों का चिंतन किया, उसके बाद आसक्ति पैदा हुई, आसक्ति पैदा होने के बाद कामना उत्पन्न हुई, और कामना जब तक फुलफिल हुई तो बहुत अच्छा लगा आपको, और अगर कामना फुलफिल होना बंद हो गई तो क्या पैदा हुआ? क्रोध। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मूढ़ भाव पैदा होता है, मूढ़ भाव से मोहग्रस्तता की स्थिति पैदा होती है जिसे डिल्यूजन कहते हैं, और मोहग्रस्तता के परिणाम स्वरूप स्मृति में भ्रम पैदा होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति में भ्रम पैदा हो गया तो बुद्धि का नाश हो गया। एंड बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो गया तो हम मनुष्यत्व के स्तर से गिर गए। साथियों, देयर आर 8 स्टेप्स। विषयों का चिंतन, आसक्ति का पैदा होना, आसक्ति पैदा होने से कामना का उत्पन्न होना, कामना फुलफिल न होने से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति में भ्रम, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश, उसके बाद सत्यानाश। अब जरा देखिए यहाँ पे आपको संभलना कहाँ है। विषयों के चिंतन को बहुत ध्यान से असेस कर लेना है कि जिस विषय का आप चिंतन कर रहे हो वो विषय आपको ले कहाँ जा रहा है। विषयों का चिंतन आपको ले कहाँ जा रहा है, जिस विषय का चिंतन। अच्छा, जरा एक हमें अभिभावकों से हमें जवाब चाहिए, ज्यादातर हम किन विषयों का चिंतन करते हैं? ज्यादातर हम किन विषयों का चिंतन करते हैं? एक जवाब दीजिए आप में से कोई। जी जोर से बोलिए, जरा सुनाई पड़े। ज्यादातर हम उन विषयों का चिंतन करते हैं जिसका हमारे जीवन में अभाव होता है। जो है उसका हम चिंतन नहीं करते, जो नहीं है उसी का चिंतन करते हैं। ज्यादातर हम जीवन में अभाव जो है उसका चिंतन करते हैं। तो ध्यान रखिए कि जहां से आपकी चिंतन यात्रा शुरू हुई और क्रोध तक आए हैं, उसका असेसमेंट कर ले साथियों कि वो हमारे लिए शुभ है, अशुभ है, ग्राह्य है या त्याज्य है। असेसमेंट कर ही रहे होते हो ना, तो आपके अंदर से एक अंतरात्मा की आवाज आती है, ऑटो सजेशन बोलते हैं। और ये अंतरात्मा की आवाज अगर कह दे कि डॉक्टर तिवारी इट्स रॉन्ग, ये गलत है, तो तुरंत डॉक्टर तिवारी को अपने को वहां से क्या कर लेना चाहिए? विड्रा कर लेना चाहिए। और अगर विड्रा कर लेंगे तो उसके दूरगामी दुष्परिणामों से बच जाएंगे साथियों। और जिसने अपने ऑटो सजेशन को इग्नोर कर दिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों फसल तो होगी ही होगी। कोई व्यक्ति तिहाड़ के लिए रिस्पांसिबल हो सकता है, बिरसा मुंडा जेल के लिए रिस्पांसिबल हो सकता है, किसी मेडिकल कॉलेज के एचआई वार्ड के लिए रिस्पांसिबल हो सकता है, या बुढ़ापे में डीएनए टेस्ट के लिए रिस्पांसिबल हो सकता है साथियों। सो फ्रेंड्स, ऑटो सजेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल टूल टू मैनेज योर स्ट्रेस। अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अंतरात्मा की आवाज सुनिए और इन सारे दुष्परिणामों से बचे रहिए। अंतरात्मा की आवाज वही आती है जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल होती है, इसलिए उसे इग्नोर न करें। साथियों, अपने बच्चों को ऊंचे उठने के सपने दिखाइए। बच्चे टारगेट तय करें कि हमें यहाँ जाना है, और जब आपने मंजिल तय कर ली कि यहाँ जाना है तो मार्ग बहुत आसान हो जाता है। मार्ग तब तक कठिन रहता है जब तक आपने मंजिल या लक्ष्य तय नहीं किया है। लक्ष्य को तय करना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग कुमार मित्तल की फिजिक्स किताब सीने में चपकाए घुमा करते थे, आज हमारे बच्चे हॉपकिंस इंस्टीट्यूट की फिजिक्स एक्सप्लोर करते हैं। आप सोचिए कितना फर्क हुआ।
अभी शैलेश जी मेरे बारे में बता रहे थे और मैं मुंबई से जाने और आने का टिकट अपने मोबाइल से ही मैंने जो है बुक कर लिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो जो बच्चा आधुनिक है, इस छोटे से फोन में क्या नहीं है। धीरू भाई ने कहा ना कि दुनिया मुट्ठी में है, तो वास्तव में दुनिया मुट्ठी में है। साथियों, वक्त बहुत कम है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन अंत में एक बात जरूर सूत्र के रूप में कहता हूँ कि मानव बुद्धि की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर आपने ये निर्णय ले लिया कि आप ये काम कर लोगे, तो आपकी बुद्धि और सारी कायनात करने की दिशा में आपके लिए मददगार साबित होंगी। और अगर आपने निर्णय लिया कि आप ये नहीं कर पाओगे, तब भी आपकी बुद्धि और पूरी कायनात नहीं करने की दिशा में बड़े बड़े अच्छे तर्क खोज देंगे कि आप नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचें ताकि अपनी बुद्धि का अधिकतम इस्तेमाल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर सके। धन्यवाद।